हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। ये जो सीरीज है वो यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछे गए हैं उनको लिया गया है इस सीरीज में, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको लिया गया है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। हर एक वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वन ऑफ द बेस्ट प्ले द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस। ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट। अब यहाँ पे कहा गया है कि टेम्पेस्ट जो था वो शेक्सपियर का लास्ट प्ले माना जाता है, ठीक है। और शेक्सपियर किस चीज से इंस्पायर्ड होकर शेक्सपियर ने ये पर्टिकुलर वर्क लिखा था? ऑप्शंस है सिंकिंग ऑफ अ शिप, द डिफीट ऑफ आर्माडा, या फिर रिटर्न ऑफ द सेलर ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड, नन ऑफ द अबव। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखिए यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड। इन 1609 however occurred an event which gave Shakespeare his change for a farewell to the public. An English ship disappeared and all on board were given up for lost. A year later, the sailors returned home and their arrival created intense excitement. Shakespeare took this story and wove it into the Tempest. Okay, moving to the next question. Next question is, who quoted these lines about tragedy? ट्रेजिडी के बारे में ये पर्टिकुलर लाइन किसकी हैं? लाइन्स क्या है? द प्लॉट then is the first principle and soul of tragedy and character hope the second place. किसने कही ये लाइन? ऑप्शन है प्लेटो, एरिस्टोटल, शेक्सपियर, लॉन्गिनस। इट इज सेड बाय एरिस्टोटल। जैसा कि आप जानते हो अरस्तु का जो पोएटिक्स है वो स्पेशली जाना जाता है ट्रेजिडी के कंप्लीट डेफिनेशंस के लिए, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। और उसी में ये पर्टिकुलर लाइन भी है। उन्होंने ट्रेजिडी में किस चीज को इंपॉर्टेंट माना है? प्लॉट को, ठीक है। द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ द ट्रेजिडी, ठीक है। प्लॉट को क्या कहा है? ट्रेजिडी की सोल कहा है। कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि अरस्तु ने या एरिस्टोटल ने किस चीज को, किस पर्टिकुलर चीज को ट्रेजिडी की सोल बताया है, तो आपको ध्यान रखना है वो है प्लॉट, ठीक है। और सेकंड प्लेस पे रखा है कैरेक्टर्स को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस। तो ये जो पर्टिकुलर लाइंस हैं इनमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी यट। तो आप भी देख रहे हो डायरेक्टली इंडिकेट करके बात करी जा रही है। और ऐसी सिचुएशन जहां पे डायरेक्टली इंडिकेशन होता है तो वहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अपोस्ट्रोफी। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ना ऑप्शन में अपोस्ट्रोफी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। इसमें जो करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है? अपोस्ट्रोफी है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट। अब लाइन्स देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आंसर देंगे। लाइन्स क्या है? ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी अर्ट, thy spirit walks abroad and turns our swords in our proper external. What is the essence of this statement? तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इसका एसेंस, इसका रियल मीनिंग क्या है? एग्जैक्टली क्या मीन निकलता है इससे? ब्रूटस वॉज टू माइटी, सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, एंटनी वॉज माइटी, या फिर कैशियस वॉज माइटी। तो लाइन्स का एसेंस क्या है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। और ये किसके द्वारा कही गई लाइन है? दीज लाइन्स आर अटर्ड बाय ब्रूटस टुवर्ड्स द एंड ऑफ जूलियस सीजर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु इज द हीरोइन इन द शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो टेम्पेस्ट में हीरोइन कौन है? आप जानते हो ओनली वन एक फीमेल कैरेक्टर है, मेन जो लीड कैरेक्टर है इस पर्टिकुलर प्ले में, टेम्पेस्ट में, ठीक है। उसका नाम क्या होता है?
मिरांडा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दूसरी जो फीमेल कैरेक्टर होती है वो तो विच होती है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी डिस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स इज नन एज। तो वो पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी को टू इनएनिमेट थिंग्स? यस, ऑप्शन है मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, नन ऑफ दीज। तो डेफिनेशन देख के ही आप आंसर समझ गए होंगे। जब हम इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स के साथ में पर्सनैलिटी को, इंटेलिजेंस थिंग को एड ऑन कर रहे हैं तो वो सिचुएशन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। इन पर्सोनिफिकेशन, inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life and intelligence. Moving to the next question. Next is the figure of speech which consists is the use of word which suggest the sense by their sound is called. तो यहाँ भी डेफिनेशन दी गई है और यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी वो फिगर ऑफ स्पीच है जो स्पेशली साउंड सजेशन से रिलेट करती है। consist in the use of word which suggest the sense by their sound. तो अगर साउंड की बात आती है तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? ओनोमेटोपोइया, अपॉस्ट्रोफी, हाइपरबोल? यस, करेक्ट आंसर इज ओनोमेटोपोइया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओनोमेटोपोइया is the use of a word or words whose sound itself conveys the sense of the author. Moving to the next question. Question number 8 is what figure of speech has been used in the following line? ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? लाइन देखते हैं। Let not ambition mock their useful toil. Let not ambition mock their useful toil. ऑप्शन है personification, oxymoron, metaphor या फिर implied simile. Yes, what should be the right answer? क्या होगा करेक्ट आंसर? जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे ना, हालांकि दो फिगर ऑफ स्पीच हो सकती थी, इम्प्लाइड सिमिली जिसको हम मेटाफर भी बोल देते हैं, कई बार मेटाफर भी माना जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे मोस्ट परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? एम्बिशन को एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है ना। एम्बिशन को इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग हो या कोई पर्सन हो। उस तरीके से अगर आप सेंटेंस को पढ़ते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉय। ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, personification. Moving to the next question. Next is what was the name of the great work written jointly by Wordsworth and Coleridge? This is also simplest question. Yes, एक कोलैबोरेटिव वर्क है वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का और बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क है वो। क्या नाम है वर्क का? ऑप्शन है लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू लाइंस अबव टिंटन एबे, लिरिकल बैलड्स, द प्रिल्यूड या फिर कुबला खान। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? करेक्ट आंसर इज लिरिकल बैलड्स। जैसे कि आप जानते हो लिरिकल बैलड को क्या माना जाता है? रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है 1798 से, जब ये पब्लिश होता है लिरिकल बैलड। इसमें जो एस.टी. कॉलरिज हैं उनकी भी 4 पोएम्स हैं, बहुत ही लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं उनकी भी, और वर्ड्सवर्थ की भी 19 पोएम्स शामिल हैं। ठीक है, ये एक पोएटिक कलेक्शन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु रोट द फेमस पोएम द किटन एट प्ले? ये जो फेमस पोम है वो किसने लिखी है? द किटन एट प्ले। कीट्स, शैली, बायरन, वर्ड्सवर्थ? यस, करेक्ट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये आप जानते हो ज्यादा फेमस वर्क नहीं है, इसलिए याद करना जरूरी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द फेमस पोम माई हार्ट लीप्स अप? ये जो फेमस पोम है वो किसने लिखी है? माई हार्ट लीप्स अप। कीट्स, शैली, बायरन, वर्ड्सवर्थ?
Yes, correct answer is William Wordsworth. Option number D is the right answer. Next is, what was the name of Wordsworth's great friend who helped him write the great 1798 work which reshaped poetry? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के उस फ्रेंड का नाम क्या है जिसने 1798 का जो ग्रेट वर्क था उसको लिखने में, उसको रीशेप करने में पोएट्री की फॉर्म में हेल्प की थी? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। यस, विलियम हैजलिट, पीवी शैले, जॉन कीट्स, एसटी कॉलरेज। तो लिरिकल बैलेड में जो हेल्प करने वाला फ्रेंड था वो तो एसटी कॉलरेज ही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एसटी कॉलरेज। नेक्स्ट इज, who wrote the famous poem Ode Intimation of Immortality? ये जो पर्टिकुलर वर्क है ये किसने लिखा है? Ode Intimation of Immortality. Yes, it is written by William Wordsworth. Option number D is the correct answer. Next is, who wrote the famous poem Ode to Duty? Ode to Duty ये जो पोम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? कीट्स, शैली, बायरन, वर्ड्सवर्थ। Yes, it is also written by William Wordsworth. Option number D is the correct answer. Next is, in the early 1790s, William Wordsworth lived in which country for a short time? 1790s की शुरुआत में, अर्ली 1790s में विलियम वर्ड्सवर्थ लिव्ड इन विच कंट्री फॉर अ शॉर्ट टाइम? थोड़े समय के लिए वो कौन सी कंट्री में रहे थे? फ्रांस, जर्मनी, कनाडा या फिर यूएसए? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? उन्होंने विजिट कहाँ का किया था? फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, हु सेज गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग दी टू दाई रेस्ट? Yes, it is said by whom? It is said by Horatio. Option number D is the correct answer. Horatio के द्वारा कही गई ये लाइन है। Next is, how does Queen Gertrude die? हेमलेट की जो मदर होती हैं क्वीन गर्ट्रूड, उनकी मृत्यु कैसे होती है? एक्सीडेंटली स्टैब्ड बाय लॉरेट्स, ड्रॉन्स इन द रिवर आउटसाइड द कास्टल, सफर्स अ फैटल हार्ट अटैक while wearing Hamlet fight Loretz, या फिर poisoned by drinking from Hamlet's cup? तो आप सभी जानते हैं क्वीन गर्ट्रूड का मर्डर या फिर कहें वो उनकी मृत्यु कैसे होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉइजन बाय ड्रेनिंग फ्रॉम हेमलेट्स कप। नेक्स्ट इज, इसमें स्पेलिंग एरर भी हो सकता है, ये ड्रिंकिंग होगा, पॉइजन बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम हेमलेट्स कप। ठीक है, नेक्स्ट इज, हु डज पोलोनियस सेंड टू स्पाई ऑन लॉरेट्स इन पेरिस? फ्रांसिस्को, गॉर्जेंजोला, रेनाल्डो, सैमसन? यस, पोलोनियस के द्वारा किसको भेजा जाता है पेरिस में? राइट आंसर इज रेनाल्डो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, हु इज वोल्टीमॉन्ट? वोल्टीमॉन्ट कौन है? एम्बेसडर टू द किंग ऑफ नॉर्वे फ्रॉम द किंग ऑफ डेनमार्क, हैमलेट्स कजिन, एम्बेसडर्स टू द किंग ऑफ डेनमार्क फ्रॉम द किंग ऑफ नॉर्वे, या फिर एशियन इन द सर्विस ऑफ फोर्टिनब्रास? यस, क्या हो सकता है राइट आंसर? वोल्टीमॉन्ट कौन होता है? जैसे कि हम देखो, हेमलेट सबने पढ़ा है। हेमलेट एक ऐसी ट्रेजेडी है जो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने नहीं पढ़ी हो, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स उसमें पर्टिकुलरली ऐसे हैं जिनसे हम कभी कभी अनभिज्ञ रह जाते हैं। जैसे ये कैरेक्टर वोल्टीमॉन्ट, ये भी हेमलेट से रिलेटेड है। तो ये पर्टिकुलर कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, एम्बेसडर टू द किंग ऑफ नॉर्वे फ्रॉम द किंग ऑफ डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, what poison does Claudius pour into the ear of Hamlet's father, causing his death? जैसा कि आप जानते हैं हेमलेट के पिता जो थे, किंग हेमलेट जो थे, उनकी मृत्यु कैसे होती है कि उनका ब्रदर जो होता है उनके कान में एक पॉइजन डाल देता है।
तो उनके कान में जो पॉइजन डालता है उसी से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो पर्टिकुलर पॉइजन कौन सा होता है। What poison does Claudius pour into the ear of Hamlet's father, causing his death? Burdock, Havenin, Banbury, Hemlock. Yes, poison का नाम होता है Havenin. Option number B is the correct answer. Havenin. Next is, how many soliloquies does Hamlet deliver? कितनी soliloquies हैं जो हेमलेट के द्वारा बोली जाती हैं पूरे प्ले में? Yes, total 7 soliloquies. Option number C is the correct answer. Next is, in which country is Macbeth set? Macbeth की सेटिंग कौन सी कंट्री की है? स्पेन, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, कनाडा। Yes, correct answer is Scotland. Option number C is the right answer. Next is, who is traveling with Macbeth when he first encounters the three witches? अब यहाँ पर मैकबेथ से क्वेश्चन आया है कि वो पहली बार जब वो थ्री विचेस से मिलता है मैकबेथ, तो कौन उसके साथ ट्रैवलिंग पे था? मैकडफ, मर्क्यूशो, लेडी मैकबेथ, बैंक्यू। यस, राइट आंसर क्या होगा? बैंकुओ मैकबेथ के साथ होता है। फर्स्ट सीन में पहले ही एक्ट के पहले ही सीन की ये बात है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, which of the following plays Galsworthy deals with the cruelty, solitary confinement? Strife, The Silver Box, Loyalties, Justice. यस, गाल्सवर्दी का वो कौन सा प्ले है जिसकी थीम क्या है? द क्रूएलिटी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? करेक्ट आंसर इज जस्टिस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, John Galsworthy struck up a friendship with another author while traveling, and this friendship lasted for ages. Can you name the other author? यस, गाल्सवर्दी की फ्रेंडशिप हो जाती है एक दूसरे ऑथर के साथ में जब वो ट्रैवलिंग करते हैं, एंड दिस फ्रेंडशिप लास्टेड फॉर एजेस। तो वो पर्टिकुलर ऑथर कौन थे? इब्सन, कॉनरेड, कॉमर्स, लॉरेंस। यस, उनकी फ्रेंडशिप होती है कॉनरेड से, जोसेफ कॉनरेड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड जॉन गाल्सवर्दी रिसीव नोबेल प्राइज? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु के ठीक एक साल पहले इनको नोबेल प्राइज मिला था, यानी कि इनकी मृत्यु तो होती है 1933 में और इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1932 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 1932। नेक्स्ट इज, as a dramatist, Galsworthy belonged to the realistic tradition of Jones and J.M. Singer, Pinero, Ibsen, Shaw. Yes, right answer है Jones and Pinero. Option number B is the correct answer. Next is, Galsworthy's play Strife deal with the subject of. गाल्सवर्दी का जो प्ले है स्ट्राइफ, इसकी थीम क्या है? इसका सब्जेक्ट क्या है? जस्टिस, वॉर, लेबर डिस्प्यूट्स, क्लास डिस्टिंक्शन। यस, लेबर डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज अ नॉवल बाय गाल्सवर्दी? इनमें से वो पर्टिकुलर कौन सी बुक है जो मतलब नॉवल है, गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा हुआ नॉवल है? द मैन ऑफ फीलिंग, द मैन ऑफ डेस्टिनी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ ऑनर। यस, राइट आंसर है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और ये फोर्थ साइड सागा का पहला नॉवल है। नेक्स्ट इज, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, हेयर आई रेफर टू। ये जो पर्टिकुलर लाइन है, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, इसमें जो आई है वो किसको रेफर कर रहा है? द पोएट, द डैफोडिल्स, द क्लाउड, द रीडर।
Yes, what should be the right answer? Right answer is the poet. Option number A is the correct answer. ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके के सिंपलेस्ट प्रैक्टिस आप लगा रहे होगे डेली। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।